क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार दिस इज मी ईमानी। सो बेटा हम फंडामेंटल को डिस्कस कर रहे हैं और फंडामेंटल आपका कुछ टॉपिक्स के बाद कंप्लीट होने ही वाला है और आपके सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड आपकी एक यूनिट है। आप देखेंगे अगर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें यूनिट है पूरी फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक आपका टॉपिक बचता है जो यूनिट है आपकी लिनन एंड इक्विपमेंट वाली, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका बैंडेजिंग, तो फिर आपका जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा, इमोबिलिटी और मोबिलिटी। इसके बाद आपका जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एड टॉपिक आपका। फर्स्ट एड जैसे आपको पता ही है, फर्स्ट एड का मतलब क्या है, हॉस्पिटल में जाने से पहले जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। फर्स्ट एड का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट एड की अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की कि फर्स्ट एड होता क्या है, तो फर्स्ट एड आपका है क्या, फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड क्या है, एक पर्सन हु, हमने क्या बोला, अ पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट फॉर दी वन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और एन एक्सीडेंट टू इम्प्रूव हिज कंडीशन इज कॉल्ड एड्स, ठीक है। एड्स का मतलब क्या है कि हम किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई डिजीज से वो सफर कर रहा है या कोई एक्सीडेंट उसका हो गया, उसको हम एड्स बोलते हैं। अब फर्स्ट का मतलब क्या है, जो हम सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं या सबसे पहले जो उसके लिए हम एक्सीडेंट के लिए कर रहे हैं। एंड दी मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन एज एड इज कॉल्ड दी फर्स्ट एड, ठीक है। जो हम फर्स्ट में उसको दे रहे हैं, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं बिफोर गोइंग टू दी हॉस्पिटल, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। इफ एन एक्सीडेंट हैपन इन द वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस में आपका क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, यू कैन नॉट बी हेल्पलेस, आप हेल्पलेस नहीं हो सकते विटनेस के लिए। तो हर हॉस्पिटल में आप कहीं पे भी जाओ, आप जैसे मेट्रो में भी जाती हो, आप बस में भी जाती हो, हर जगह फर्स्ट एड की किट रहती है कि अगर कोई सडनली बस में अगर किसी को बीमारी होगी तो एटलीस्ट हमारे पास जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, बैंडेजिंग है, ठीक है, हमारे पास डिटॉल है, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप उस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वहां पे कर दे, जैसे उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे, पेशेंट को थोड़ा इमोबिलाइज ना करके उसको इमोबिलाइज करवा दे, तो ये सारी चीजें हम कर सके। नेक्स्ट हमने क्या बोला, सिंस सिंपली स्टैंडिंग बाय कैन पोटेंशियली वर्सलेस sense the situation, this is why it's important to have at least a basic knowledge of फर्स्ट एड। तो इसलिए क्या है, जरूरी है कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो एटलीस्ट फर्स्ट एड की, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल फील्ड में हैं तो हम लोगों को होना जरूरी है। बट हर किसी को बेसिक नॉलेज, हम घर में भी फर्स्ट एड किट रहते हैं, आपको पता है सबके घर में फर्स्ट एड किट होता है, तो हमारे घर में भी फर्स्ट एड किट होता है। नेक्स्ट है at it is most basic first aid in the initial assistance given to a victim of injury, illness, compromised of relatively simple techniques that can be performed with the first aid is usually carried out by a जो भी ले पर्सन है until professional medical assistants arrive, ठीक है। जब तक हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल जो असिस्टेंट हैं, जो जब तक वो नहीं आ जाते उससे पहले जो ले पर्सन है जो उसके पास में है वो कुछ क्या कर दे, उसको केयर प्रोवाइड कर दे या उसकी थोड़ा बहुत केयर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट एड बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी कि डेफिनेशन क्या है फर्स्ट एड की, डेफिनेशन की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर मैं डेफिनेशन पे फोकस करूं तो हमारा फर्स्ट एड क्या है, इज द प्रोविजन ऑफ इमीडिएट केयर टू अ विक्टिम विद एन इंजरी और इलनेस यूजुअली इफेक्टेड बाय अ ले पर्सन एंड परफॉर्म्ड विद अ लिमिटेड स्किल रेंज। तो फर्स्ट एड क्या है, एक प्रोविजन है, इमीडिएटली आपने किसी को केयर प्रोवाइड करी, केयर टू अ विक्टिम विद एन इंजरी, जो जिसको इंजरी हुई है और इलनेस हुई है किसी भी टाइप की, यूजुअली अफेक्टेड बाय अ ले पर्सन एंड परफॉर्म विद इन द लिमिटेड स्किल रेंज। ये कब परफॉर्म होता है, जब आपके पास लिमिटेड स्किल रेंज है, मतलब आपके पास इतनी स्किल नहीं है, कोई ले पर्सन है घर पे, अब सडनली आपको क्या हो गया। वैसे अगर हम बैंडेजिंग हॉस्पिटल में करते हैं तो बैंडेजिंग की टेक्निक होती है कि हमें पट्टी कैसे बांधनी है, उसकी टेक्निक्स होती है। बट अगर हॉस्पिटल हम कहीं पे वर्क प्लेस में या बाहर आपके घर में किसी को चोट लग गई तो वो क्या करेंगे, उनके पास इतनी स्किल नहीं है कि कैसे बैंडेज बांधनी है, बट जितनी भी उसको लिमिटेड स्किल है उसके अकॉर्डिंग वो उसको कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एड इज नॉर्मली परफॉर्म्ड अंटिल द इंजरी और इलनेस इज सेटिस्फैक्टरी डिटेल विद दी सच एंड इन द केस ऑफ स्मॉल कट्स, जैसे कोई छोटा कट लग गया, माइनर ब्रूजिंग हो गई आपकी एंड ब्लिस्टर्स बन गए, और अंटिल द नेक्स्ट लेवल ऑफ केयर सच एस, जैसे पैरामेडिक और डॉक्टर अराइव, जब तक ये नहीं आ जाते उससे पहले जो हम केयर दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड इज एन इमरजेंसी एड और ट्रीटमेंट गिवन टू अ समवन जो क्या है, इंजर्ड है, सडनली इल हो गए हैं,
बिफोर रेगुलर मेडिकल सर्विसेज अराइव। तो सेम वही है कि जब तक हमारी जो मेडिकल सर्विसेज है वो नहीं पहुंच जाती, उससे पहले जो हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, पर्सन को केयर दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले द की गाइडलाइन प्रिंसिपल एंड पर्पसेस ऑफ फर्स्ट एड, प्रिवेंट फर्दर इंजरी ना हो। जैसे अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है या उसका कट लग गया है, अगर आपने उसको कवर कर दिया, बैंडेजिंग कर दी, तो ऑटोमेटिकली जो फर्दर इंजरी है हो सकता है कि पेशेंट उसके बाद हाइपोवॉलेमिक शॉक में चले जाए, पेशेंट को ज़्यादा कोई इंजरी हो जाए, तो उससे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्व लाइफ, उसकी लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट रिकवरी, ताकि पेशेंट की रिकवरी हो जाए। टू हेल्प टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू दी नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं सेफ ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि जो नियरेस्ट उसकी क्या है हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां तक आप उसको पहुंचा सके। नेक्स्ट क्या है, फिलॉसफी ऑफ फर्स्ट एड की अगर मैं बात करूं, इन द प्री हॉस्पिटल सेटिंग द की कंट्रीब्यूशन टू सर्वाइवल एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी आर प्रमोट एंड इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीज। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, कि हम क्या क्या मेंटेन करते हैं। सबसे पहला क्या है इसका, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ब्रीडिंग कंट्रोल, लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो हमारा इसमें हम कैसे कैसे पेशेंट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम उसका इमरजेंसी में, आपने देखा होगा इमरजेंसी या उससे पहले हम फर्स्ट एड जो देते हैं, सबसे पहले हम उसका एयरवे मेंटेन करेंगे पेशेंट का, देन उसका ब्रीथिंग, देन उसका सर्कुलेशन, एंड क्या करते हैं, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहती है, कुछ प्रायोरिटी सेट रहती है कि इस तरीके से हमने पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इज हार्ड टू ओवर, हम क्या करते हैं इसको, जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड की वो हार्ड है कि हम इसको ओवर एस्टिमेट करें। अमंग द मेजर बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट एड आर दी फॉलोइंग, क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम बता सकते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट, इसकी हेल्प से हम एक क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा। अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंट अराइव, जब तक प्रोफेशनल असिस्टेंट नहीं आ सकते उससे पहले हम जो क्विक एक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट एड बोलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड हेल्प इंश्योर दैट द राइट मेथड्स ऑफ एडमिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है कि कौन सा, अगर आपको पता चल गया तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मेडिकल हेल्थ जो है असिस्टेंट जो है वो उसको देखेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नॉलेज इन द फर्स्ट एड ऑल्सो बेनिफिट द इंडिविजुअल देमसेल्फ। अगर आपको फर्स्ट एड की नॉलेज है तो वो खुद एक इंडिविजुअल खुद को भी क्या करता है बेटा, प्रिवेंट कर सकता है। इट अफोर्ड्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस। तो हम अफोर्ड कर सकते हैं पीपल को कि एबिलिटी हो कि कोई ऐसी सिचुएशंस होगी, सोचो कहीं पे आपकी गैस ट्रेजेडी होगी, कहीं पे बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या कर सके, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी केयर, कलेक्ट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहले आपको कलेक्ट करनी है डिटेल हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, ईदर फ्रॉम द विक्टिम और फ्रॉम एनीवन हु हैज विटनेस टू द एक्सीडेंट। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको कलेक्ट करनी है डिटेल हिस्ट्री, इधर आप उस विक्टिम से भी कर सकते हैं अगर वो कॉन्शियस है या बता सकता है, और आप जो उसके साथ में कोई और है, कोई विटनेस है उसके साथ में, कोई फैमिली मेंबर है, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द विक्टिम इंजरी शुड बी एग्जामिन्ड थ्रूली, टेकिंग नोट्स, आप एवरी नोट्स आपने लेने हैं, सिम्टम्स उसमें देखने हैं, टू नो दी करेक्ट डायग्नोसिस, ताकि आपको पता चल जाए करेक्ट डायग्नोसिस क्या है। ये इमरजेंसी केयर की बात चली है। बाय द हेल्प ऑफ डायग्नोसिस ट्रीट द विक्टिम, आप डायग्नोसिस की हेल्प से पेशेंट को ट्रीट करेंगे अंटिल द डॉक्टर अराइव्स, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। शिफ्ट द विक्टिम टू दी हॉस्पिटल, विक्टिम को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, एंड एड द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, और पेशेंट को एड करेंगे जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एड मतलब क्या है, जो आप उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे उसको ब्लीडिंग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, इस तरीके का। नेक्स्ट क्या है, कॉल द डॉक्टर और शिफ्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, आपको डॉक्टर को कॉल करना है एज सून एज पॉसिबल, सो दैट द पेशेंट कैन रिकवर सून फ्रॉम द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द फर्स्ट एड, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना है, आपको एज सून एज डॉक्टर को कॉल करनी है और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। ऐसा नहीं बिल्कुल घर पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हाथ बांध के रख दिया, वेट कर रहे हैं जब तक ब्लीडिंग रुक जाएगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रूल्स। अब इसके गोल्डन रूल्स क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। गोल्डन रूल्स क्या है, डू द फर्स्ट थिंग, आपने क्या करना है, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली, जो भी आप फर्स्ट थिंग कर रहे हैं उसको आपने क्विकली करना है, क्वाइटली करना है, विदाउट फ्यूज पैनिक, पैनिक हुए बिना।
गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड एवरी सेकेंड एवरी काउंट, ठीक है, अगर उसकी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन स्टॉप हो गई है तो आपको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग उसको देनी है, रेस्पिरेशन हर सेकंड पे, एवरी काउंट पे। स्टॉप एनी ब्लीडिंग, जो भी ब्लीडिंग है उसको आपने स्टॉप करना है। गार्ड अगेंस्ट, आपको क्या है, गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर शॉक बाय मूविंग द कैजुअलिटी एज लिटिल एज पॉसिबल एंड हैंडलिंग हिम जेंटली, ठीक है। तो इस तरीके के क्या है इसके गोल्डन रूल्स हैं। नेक्स्ट है डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, ठीक है, ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना, टू मच टू डू दी मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, ठीक है। अब कहीं पे आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई ट्रेजेडी हो गई है और आपने एक साथ बहुत सारे लोगों को अटेंड कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों में आप ना तो बहुत सारे में से एक की जान बचेगी ना बहुत सारे की, तो आपको कम को अटेंड करना है। जैसे 2 लोगों को आपने देखा कि मैं इन 2 को मैं सेव करूंगा, तो हो सकता है कि वो 4 लोगों में से आप 2 को सेव कर लो और आप एक साथ 4 को अटेंड करने जाओ तो 4 भी ना बचे आपसे, तो आपको कम ही अटेंड करने हैं। नेक्स्ट है आपको रेस्क्यू द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड सो हेल्प टू दी लेसन एंजाइटी, तो आपको रीश्योर करनी है कैजुअलिटी को, ठीक है। उसके बाद दोस्त जो उसके अराउंड है आपको हेल्प लेनी है उनसे ताकि एंजाइटी थोड़ी कम हो। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्रॉस राउंड एज फ्रेश एयर इज एसेंशियल, ठीक है। आपको पीपल को ऐसे नहीं करना है कि वो एकदम गोला बना के वहाँ पे खड़े जाए या वहाँ से इधर से उधर गुजरे, क्योंकि फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो ऐसे नहीं कि पेशेंट को पूरा कवर करके आपने रख दिया और पेशेंट को एयर नहीं मिल रही है। नेक्स्ट डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरली, आपको रिमूव नहीं करने हैं क्लोथ्स जब तक जरूरत नहीं होती। अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल्स एज सुन एज पॉसिबल, आपको अरेंज करना है कि कैजुअलिटी को आप जल्द से जल्द रिमूव करें, मतलब डॉक्टर को आप जल्दी से जल्दी अरेंज करें। नेक्स्ट है आपका बेटा कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड के अंदर आपका होता क्या क्या है, ठीक है। जो फर्स्ट एड है उसके अंदर आपका क्या क्या होना चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, ये बैंडेज है आपका, ये है आपका गॉज एंड पैड्स है, इंस्टेंट कोल्ड पैक्स होने चाहिए, इलास्टिक बैंडेज होनी चाहिए, इमरजेंसी ब्लैंकेट होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए, जो ट्रायंगुलर आपके पास बैंडेज होनी चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, सेफ्टी पिन होनी चाहिए, थर्मामीटर होनी चाहिए, फर्स्ट एड मैनुअल होनी चाहिए, ग्लव्स, एडेसिव टेप होने चाहिए, आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास सारी, ठीक है। सारी चीज़ें क्या है, कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट, ये है आपका फर्स्ट एड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी फर्स्ट एड इमरजेंसी है जिनको आपने ट्रीट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या करके, सबसे पहली इमरजेंसी, मतलब जितनी भी फर्स्ट एड के अंदर आते हैं कि आपको ये फर्स्ट एड इमरजेंसी, अगर आपको कहीं ट्रेजेडी हो गई आप चले गए, जैसे गैस ट्रेजेडी हो गई कहीं पे, जैसे आपका प्लेन क्रैश हुआ आप वहाँ पे चले गए, आपको लोगों की लाइफ सेव करनी है, तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनको आप सेव करोगे, तो यही तो आपकी इमरजेंसी। ऐसे थोड़ी कि आपके घर में कोई है, जैसे आप कहीं पे प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पे आपको भेज दिया एज अ नर्स कि यहाँ पे जो विक्टिम्स है उनकी केयर करो, तो कैसे आप केयर करोगे वो आता है आपका फर्स्ट एड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इमरजेंसी की बात करूँ तो सबसे पहले है आपका शॉक। सबसे पहला क्या है, शॉक। शॉक क्या होता है बेटा आपका, ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है शॉक एज द रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट, जब क्या होता है आपका इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो थ्रू आउट दी बॉडी, शॉक ऑफन अकम्पनी सीवियर इंजरी और इलनेस। जब हमने क्या बोला कि हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट ब्लड का फ्लो है, अलग अलग टाइप के आपके शॉक होते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिक है, कार्डियक शॉक है। अब यहाँ पे है क्या बेटा आपका, बेसिकली हाइपोवोलेमिक होता है, ये जो हमारा हार्ट है ये डेली कितना बेटा 5 लीटर ब्लड भेजता था, अब हमने बोला हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। हाइपोवोलेमिक का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे 5 लीटर आता था तभी ये 5 लीटर आगे भेजता था, इसके पास यहाँ 5 लीटर बॉडी से आएगा तब ये 5 लीटर यहाँ भेजेगा, 5 लीटर यहाँ भेजेगा, 5 लीटर इस तरीके से बॉडी में 5 लीटर आएगा। अब हमने बोला हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, हाइपोवोलेमिक, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो ब्लड हमारी बॉडी में ही नहीं है, तो हार्ट के पास जा ही नहीं रहा है। अब हार्ट के पास ब्लड जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे 3 लीटर ही जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि वो 3 लीटर ही भेजेगा, और अगर हमारी बॉडी में वो 3 लीटर ही भेजेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ये तो आपको ऑब्वियस है कि ब्लड की कमी हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं शॉक। जब हम ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जब हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट ब्लड का फ्लो हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और क्या हो जाता है हमारे ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होने लग जाता है, और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं।
व्हाट कॉजेस, अब शॉक को कौन अगर करता है, एनीथिंग अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, कोई भी चीज जो फ्लो ऑफ ब्लड को थ्रू दी योर बॉडी कैन नॉट कॉज दैट, ठीक है, बॉडी कॉज नहीं कर रही है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे ब्लड के फ्लो को रोक रही है। सम कॉजेज ऑफ शॉक जैसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा एनाफाइलेटिक शॉक, जो एलर्जी की वजह से हो रहा है। उसके बाद हमने बोला सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस हो गया जिसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, वॉल्यूम कम हो गया है उसकी वजह से हो रहा है। हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक मतलब अब हार्ट खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड में इंफेक्शन हो गया, ठीक है, जिसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन, ये हाइपोवोलेमिक के अंदर ही आ जाएगा। पॉइजनिंग, ये भी हाइपोवोलेमिक के अंदर आएगा। बर्न, ये भी हाइपोवोलेमिक के अंदर आएगा। और नेक्स्ट है आपका सेप्सिस, जो किसके अंदर आएगा, सेप्टिक शॉक के अंदर आएगा। तो ये अलग अलग कॉमन कॉजेस होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो को कम करते हैं। कार्डियोजेनिक मतलब जिसके लिए हार्ट इटसेल्फ, हार्ट खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका हार्ट फेल हो गया तो हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जा रही है। तो बट यहाँ पे जब हम शॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपकी इमरजेंसी में आता है हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि अगर आप कहीं पे गए हैं तो पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है या पर्सन को बहुत ज़्यादा चोट लगी तो उसका ब्लड का लॉस हो गया है, और ब्लड का लॉस हो गया तो हमारी बॉडी में ब्लड है ही नहीं, तो हार्ट किसको पंप करेगा? जब हार्ट के पास ब्लड आएगा तो ही तो पंप करेगा। हार्ट कोई ब्लड को बना थोड़ी रहा है, वो हार्ट ब्लड को बस से पंप करने का काम कर रहा है, वो ब्लड को बनाता नहीं है। वो क्या करता है, सिर्फ पंप करने का काम करता है। ऐसे थोड़ी कि हार्ट बना रहा है ब्लड को, वो क्या करेगा, उसके पास जो ब्लड आ रहा है उसको आगे पंप करने का काम कर रहा है, हमारी बॉडी में भेजने का काम कर रहा है, ठीक है। अब उसके पास आ ही नहीं रहा तो वो भेजेगा क्या? नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। साइन सिम्टम क्या है इसमें? अनयूजुअल बिहेवियर, एग्जांपल वेरी काम एंड वेरी एंजियस। वेरी काम मतलब अगर आपकी बॉडी में क्या है बेटा, इसमें होता क्या है, आपका टैकीकार्डिया हो जाता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो पेशेंट की अगर बॉडी में ब्लड ही नहीं है तो उसकी बॉडी कैसे हो जाएगी, कूल एंड काम हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी बॉडी। एंजियस हो जाता है, लैक ऑफ पेन, पेन ही नहीं होगा इंजरी में। रैपिड ब्रीदिंग, पेशेंट क्या करता है, रैपिड ब्रीदिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, ठीक है। रैपिड ब्रीदिंग मतलब क्या है, टैकीकार्डिया। पेशेंट ब्रीदिंग करता है, ठीक है, सॉरी टैकिपनिया, रैपिड वो ब्रीदिंग करने लगता है, रैपिड बट वीक पल्स उसकी रैपिड, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसका ब्लूइश स्किन हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एम्बुलेंस को राइट अवे, जल्द से जल्द आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे। असेस द पर्सन टू लाई ऑन देयर साइड टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। ट्रीट, कोई भी इंजरी अगर है, जैसे उसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की वजह से उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो आपने क्या करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, आप बैंडेज बांध सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट है हेल्प देम टेक एनी मेडिकेशन फॉर इलनेस, ठीक है, उसको हेल्प करनी है कि अगर वो कोई मेडिकेशन ले सकता है इलनेस के लिए। तो आपने करना क्या, अगर आपको लग रहा है कि ब्लड लॉस की वजह से वो शॉक में जा रहा है, तो जहां से उसका ब्लड लॉस आ रहा है, जो इंजरीज जो इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं उसी को आप स्टॉप कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी बर्न, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी बर्न। बर्न क्या है, बर्न इज द डैमेज टू द स्किन। बर्न मतलब जल जाना, स्किन का जल जाना। अंडरलाइन टिश्यू कॉज्ड बाय द हीट, हीट की वजह से आपकी क्या हो गई है, स्किन डैमेज हो गई है, ठीक है। बर्न में क्या हो जाता है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। बेसिकली जो आपकी एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, तो जल जाना, हमारी स्किन जलेगी तो क्या हो जाएगा, टिश्यू का डैमेज हो जाना किसी भी हीट की वजह से, जिसमें आपको पता है 3 लेवल की सिवियरिटी होती है, ठीक है। जिसमें हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्या है आपका सिवियरिटी में, सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर है, सेकेंड है पार्शियल थिकनेस, थर्ड है आपका फुल थिकनेस। तो 3 लेवल की इसमें सिवियरिटी होती है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले सुपरफिशियल जो बर्न है आपका, जो ऊपर का इलाका, जो हमारे स्किन की ये वाली चीज है, इसमें अगर बर्न हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल। देन है आपका पार्शियल थिकनेस, देन थर्ड है आपका फुल थिकनेस बर्न। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, मेन कॉज 5 है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है ये, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। देन है आपका रेडिएशन सन की वजह से, थर्मल समथिंग हॉट, कोई गर्म पानी आपके ऊपर गिर गया। नेक्स्ट है आपका केमिकल, देन है आपका फ्रिक्शन। तो ये क्या है, इसके कॉमन कॉजेस हैं जिनकी वजह से बर्न हो सकता है।
नेक्स्ट है बेटा आपका द डिग्री ऑफ बर्न। क्या क्या डिग्री होती है? फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? जैसे जब हमने क्या पढ़ा था, आपका बेड सोर्स पढ़ा था, तो बेड सोर में भी हमने फर्स्ट डिग्री मतलब जो ऊपर की स्किन आपकी है, तो इसमें जो स्किन है वो रेड हो जाती है, पेनफुल विद सम माइनर डैमेज होता है, बट नो ब्लिस्टर, कोई ब्लिस्टर नहीं बनेंगे। थिंक आपने क्या करना है, सनबर्न। जैसे हमारा सनबर्न होता है तो हमें थोड़ा बहुत रेडनेस हो जाती है, ठीक है। सेकेंड डिग्री में आपका क्या होता है, ये मोस्ट पेनफुल होता है, मोस्ट पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी नर्व डैमेज हो जाती है। जैसे आपको पता है, अगर हम बात करते हैं डर्मिस फिर एपिडर्मिस, तो डर्मिस लेयर जो है आपकी, उसमें क्या हो जाता है, आपकी नर्व्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, तो वो डैमेज हो जाती है। तो द स्किन इज रेड, जिसमें ब्लिस्टर भी बन जाते हैं, जो स्वेलो भी हो जाती है और बहुत पेनफुल होती है। द बर्न एरिया माइट ऑल्सो लुक वेट, जो बर्न एरिया है वो हमें थोड़ा गीला गीला वेट दिखाई देता है और शाइनी और वाइट डिस्कलरेशन हो जाती है। इसमें इजेंट इरेगुलर पैटर्न, देयर इज नो नर्व डैमेज इन सेकेंड डिग्री बर्न। फिर हमारा क्या होता है, थर्ड डिग्री जो बर्न है उसमें क्या हो जाएगा आपका, जो स्किन हैज बीन बी बर्न ऑल द वे, पूरी स्किन हमारी बर्न हो जाएगी। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा एपिडर्मिस सबक्यूटेनियस, तो पूरी ही थर्ड डिग्री में देखो आपका सारा ही बर्न हो गया है, ठीक है। इट मे बी ड्राई, और ये क्या हो जाएगा आपके लेदरी टू टच, चेंज कलर, और उसका ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट ब्राउन और येलो सा हो जाएगा। The burn will feel numb because nerve endings have been destroyed. Skin will not regrow because the cell responsible for regrowth have been destroyed. तो सेल हमारी रीग्रोथ यहाँ पे नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सेल है रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। देखो इस तरीके से, ये है आपका फर्स्ट डिग्री। देखो सेकेंड डिग्री में आपका ब्लिस्टर बन गया है, ये आपका फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे सिर्फ रेडनेस हुई है आपकी। सेकेंड डिग्री में आपके ब्लिस्टर बन गए हैं, और ये है आपका थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में पूरा ये आपका हाथ इस तरीके से जल गया है, ये आपका पूरा क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न है। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट के लिए आपको फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री वन, यू शुड कूल द एरिया, आपको इमीडिएटली एरिया को कूल करना है विद जेंटली रनिंग वाटर। जो रनिंग कोल्ड वाटर है उससे अबाउट कितने मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक, अंटिल हैज जो कूल्ड ऑफ, जब तक वो कूल्ड ऑफ नहीं हो जाता। डू नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर, आपको कोई ब्लिस्टर तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है। दिस विल मेक द वुंड वर्स, ये वुंड को और वर्स कर देगा, ठीक है। तो ब्लिस्टर को आपने फोड़ना नहीं है। फ्रॉम थर्ड डिग्री बर्न डू नॉट पुट एनीथिंग, वहां पे कुछ नहीं लगाना है आपको ऑन द बर्न। सीक मेडिकल हेल्प, इमीडिएटली आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। एंड ट्रीट फॉर शॉक, आपको ट्रीट के लिए, शॉक के लिए ट्रीट करना है। थर्ड डिग्री इज एक्सट्रीमली लाइफ थ्रेटनिंग, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि इसमें ईयरवे में भी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। इवन अ स्मॉल बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड। इफ देयर इज क्लोथिंग ऑन द बर्न डू नॉट रिमूव इट, एज दिस में ऑल्सो रिमूव स्किन, क्योंकि स्किन को भी रिमूव कर देंगे। देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बर्न। तो आपको पता है थर्ड डिग्री में बहुत हाई लेवल का इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ये सेम एज वैसा ही है जब हमने क्या पढ़ा था आपका बेड सोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी के थोड़ा सिमिलर होता है आपका बर्न की डिग्रीज भी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है इसके मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्किन ट्रीटमेंट। स्किन ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले होल्ड करना है अंडर कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में रखना है। यूज एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको यूज करना है। मेक कूल, आप कूल कंप्रेशन भी इसमें देख सकते हैं। टेक ओटीसी पेन रिलीवर, पेन रिलीवर आप ले सकते हैं। अप्लाई एलोवेरा जूस, जो एलोवेरा जूस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या नहीं करना है आपको, डोंट यूज ऑयल, ऑयल आपको और बटर यूज नहीं करना है। डोंट यूज एग वाइट, एग आपको यूज नहीं करना है। डो नॉट यूज टूथपेस्ट, ये भी यूज नहीं करना है। डोंट, आपको इसको पोप नहीं करना है, इसको फोड़ना नहीं है। डोंट यूज आइस एंड कोल्ड वाटर, आइस एंड कोल्ड वाटर आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मेल कोल्ड कंप्रेशन, कूल कंप्रेशन डालने, ऐसे डायरेक्टली आपको आइस यूज नहीं करनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नेक बाइट। नेक्स्ट क्या है आपका स्नेक बाइट। अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर दिया है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा स्नेक बाइट के बारे में। जस्ट वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेक बाइट के बारे में। अब स्नेक बाइट में क्या है, अ फिजिकल पंक्चरिंग वुंड कॉज्ड बाय द फैंग्स ऑफ अ वीनस, जो भी आपके नॉन वीनस है स्नेक है, लीडिंग टू अ बंच ऑफ सिम्टम्स लाइक पेन, वॉमिटिंग, पैरालिसिस एंड समथिंग डेथ।
क्वालिटीज एज स्नेक बाइट। तो ये क्या होता है, स्नेक बाइट की अगर हम बात करें तो ये जो जहरीले आपके सांप होते हैं क्या करते हैं बेटा, जब भी ये डंक मारते हैं या पंच करते हैं, तो स्नेक बाइट के बारे में आपने सुना होगा, तो पेन करवाते हैं, ठीक है, पेन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है एंड समथिंग डेथ, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। क्वालिटी एज अ स्नेक बाइट, तो क्वालिटी क्या होती है इसकी, एज अ स्नेक बाइट। नेक्स्ट क्या है, स्नेक बाइट के सिम्टम्स क्या होंगे, टू फैक्ट मांग, पग पंक्चर करना है, ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, वुंड से ब्लीडिंग होती है, लोकलाइज इन्फ्लामेशन, जहाँ पे उसने बाइट किया है आपको स्नेक ने, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है आपको, ठीक है, बेसिकली बर्निंग एंड रेडनेस अराउंड द बाइट, जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे आपको उसके अराउंड बर्निंग हो जाती है, ट्रेमर्स आते हैं, पेन अराउंड द बाइट, चेंज आपको क्या होगा, चेंज इन स्किन कलर, स्किन कलर में चेंज हो जाएगा आपका, डायरिया एंड फीवर भी होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, शॉक एंड कन्वर्जन्स आते हैं आपको, एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी आपको क्या होता है, स्नेक बाइट करता है। नेक्स्ट आपका विजन गोइंग ब्लरी, जो आपका विजन है वो ब्लरी सा हो जाता है, पैरालिसिस, बहुत कंडीशन ऐसी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के सांप ने आपको काटा है, किस टाइप का है वो, कितना जहरीला है, उसका जहर कितना है, वो डिपेंड करता है। तो किसी में पैरालिसिस होता है, किसी में नहीं होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, आपकी रैपिड हो जाएगी पल्स, टाइटनेस अराउंड मसल्स, वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, नमनेस एंड टिंगलिंग इन दी लिम्स एंड द फेस एंड ड्रोपिंग आईलिड्स हो जाएगी इन थर्स्ट में, लो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा, ये है स्नेक बाइट आपका, देखो को अब ये डिपेंड करता है, ये इसके फ्लैंग है, प्रोटेक्टिव टीथ हैं, ठीक है, ये इस तरीके के सांप है आपका। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या कौन से सांप ने आपको काटा है, ठीक है। ये देखो ये निकल रहा है ना जहर, इससे ऐसे डंक मारते हैं ना, ये जो सांप होते हैं वो आपके डंक से मारते हैं ना, तो वो डंक आपका चला जाता है अंदर। जैसे जो बीज होती है, बीज हमारी हनी बीज, उसका छोटा सा होता है, पर दो डंक ऐसे छोड़ते हैं आपका, जिनको हम बोलते हैं वेनम। ये आपकी इनकी वेनम ग्लैंड होती है जहां से ये इसको छोड़ते हैं। ये देखो वेनम बाइट, नॉन वेनम बाइट। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या है। अगर मैं बात करूं तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है, द मेजर रिस्क फैक्टर्स स्नेक बाइट द फॉलोइंग, लैक ऑफ इमीडिएट एंड साइंटिफिक फर्स्ट एड इन दी फॉर्म ऑफ एंटीवेनम, ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास, टू मच मूवमेंट ऑफ द विक्टिम कैन कॉज द वेनम टू स्प्रेड फास्टर इन दी बॉडी, अगर बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा जब कोई सांप काटता है तो हम क्या बोलते हैं कि उस एरिया को आपने, ठीक है, माना आपको सांप ने कट किया, ठीक है, देखो यहाँ से इसका जहर छूटा आपके सांप का, ये वीनम था इसका, तो जिस एरिया में आपको सांप ने काटा है बेटा उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना होता है। अब माना यहाँ पे मेरा स्नेक बाइट कराए तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को मान देते ताकि वो जो जहर है वो स्प्रेड ना हो। अब उसके नीचे नहीं बांधना है, यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है तो इस एरिया को मैं क्या करूँगी, टाइट बांध दूंगी ताकि ब्लड सप्लाई ना हो सके, और इतना भी टाइट नहीं करना है कि ब्रेन में ही ब्लड सप्लाई ना चाहे आपका। अब ब्लड सप्लाई अगर रुक जाएगी तो जो जहर है आपका वो इसी एरिया पे रहेगा, ज़्यादा एरिया पे नहीं फैलेगा, और ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने हाथ को ऐसे हिला रही हूँ तो मूवमेंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो जो जहर है आपका पूरा सिस्टमिक, जैसे जो लोकलाइज्ड था वो पूरा सिस्टमिक इफेक्ट देगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा जो स्नेक बाइट आपका हुआ है। तो हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है जब भी स्नेक बाइट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइट एंड लिफ्टेड क्लोथिंग एंड ज्वेलरी अराउंड दी बाइट, आपको टाइट एंड फिटेड क्लोथिंग, ज्वेलरी अराउंड दी बाइट, आउटडेटेड फर्स्ट एड टेक्निक्स अगर आपकी है, लाइक कटिंग एंड द वुंड ओपन, एक्सपोजिंग टू द इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन, यूजिंग टू टूनिकेट टू कोल्ड कंप्रेशन, मैनुअली शकिंग, आपने मैनुअली खुद ही शक कर लिया, द वेनम आउट ऑफ यूजिंग पंप सक्शन डिवाइस, पेन किलर विदाउट द डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं। चिल्ड्रन रन द रिस्क ऑफ डेथ एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर बॉडी साइज। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर किसी ने स्नेक बाइट, किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले तो बात क्या करना है आपको, डू नॉट स्नेक्स अपेयरेंस, नोट करना है आपको इसके जो स्नेक्स है उसका अपेयरेंस कैसा था, जिसके बेसिस पे हम उसका जहर बना सकते हैं। क्योंकि एंटी वेनम हम तभी देंगे जब हमें पता चलेगा कि किस टाइप के सांप ने आपको काटा है। तो सबसे पहले आपको सांप का अपेयरेंस नोट करना है कि वो किस टाइप का था, मतलब हम बोलते हैं ना कि काला था, बहुत बड़ा था, छोटा था, तो आपको स्नेक का जो अपेयरेंस है वो नोट करना है। बी रेडी टू डिस्क्राइब द स्नेक टू इमरजेंसी स्टाफ वाइल वेटिंग फॉर द मेडिकल हेल्प, जब तक मेडिकल हेल्प आती है तब तक आप डिस्क्राइब कर दें, रेडी रहें कि आप इमरजेंसी जो स्टाफ है उसको वो डिस्क्राइब कर दें। मूव द पर्सन बियॉन्ड स्ट्रीकिंग डिस्टेंस ऑफ द स्नेक, ठीक है,
नेक्स्ट है हैव द पर्सन लाई डाउन विद वुंड बिलो दी हार्ट, हार्ट के बिलो आपको रखना है ताकि ब्लड सप्लाई थोड़ी रुक जाए। कीप द पर्सन काम एंड रेस्ट रिमेनिंग एज स्टिल एज पॉसिबल टू कीप वीनम फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है, आपको ये कोशिश करनी है कि जो जहर है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो, तो आपको पेशेंट को कूल एंड काम रखना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। नेक्स्ट है आपको कवर द वुंड विद लूज स्टेराइल बैंडेज, आपको जो वुंड है उसको कवर करके रखना है एक लूज स्टेराइल बैंडेज से। रिमूव एनी ज्वेलरी फ्रॉम द एरिया दैट वाज बिटन, ठीक है, आपको कोई एरिया, उस एरिया में कोई ज्वेलरी है तो उसको रिमूव कर देना है। रिमूव शू इफ द लेग और फुट वाज बिटन, ठीक है, अगर आपके फुट पे काटा है, पैर में काटा है, तो आपको जो शू है वो रिमूव करवा देना है पेशेंट से, जो भी विक्टिम्स है उससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डू नॉट, क्या आपको नहीं करना है बेटा, क्या आपको चीजें नहीं करनी है। तो कट अ बाइट वुंड, आपको जो वुंड है, बाइट वुंड है, उसको कट नहीं करना है। अटेम्प्ट टू शक वीनम, आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना है कि आप उसको शक कर ले, हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में चले जाए, आपको शक वक कुछ नहीं करना है। ऐसे अप्लाई टूनाकेट आइस और वाटर, ये भी आपको अप्लाई नहीं करने हैं। डू नॉट क्या नहीं करना है, गिव द पर्सन एल्कोहल, कैफीन ड्रिंक और एनी अदर मेडिकेशन, ये आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने दे दी तो वो सिस्टमिक हो जाएगी, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो पहले के टाइम पे बोलते थे ना कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स, जिसको हम PIT बोलते हैं, प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक। ये क्या एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन ऑफ बाइट्स, जो बाइट्स है उसको इमोबिलाइज करते हैं। तो वो क्या मेथड है, ऑन लिम्प देयर मी अदर, अगर मैं बात करूँ अदर आपके PIT भी होते हैं मेथड दैट कैन एक्सेप्टेबल टू यूज। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, देखो ये है आपका, आपने ये जो बांधा ताकि ये मूवमेंट ना कर सके, जहाँ पे बाइट हुआ है आपका वो मूवमेंट ना कर सके, इस एरिया को मूवमेंट नहीं कराना है। स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको ब्रॉड प्रेशर एक बैंडेज लेना है, जो आपका बैंडेज है वो आपको लेना है। इस पर क्या करना है, ले करना है कैजुअलिटी डाउन एंड स्टॉप देम फॉर मूविंग, आपको जो कैजुअलिटी है उसको लिटाना है, ठीक है, और स्टॉप करना है उसको मूविंग, उसको बोलना है मूव आपको नहीं करना है। अप्लाई फ्रिम प्रेशर ऑन बाइट, जहाँ पे आपका बाइट हुआ है उसमें एक प्रेशर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई अ ब्रॉड प्रेशर, उसके बाद ब्रॉड प्रेशर बैंडेज ओवर दी बाइट, इस तरीके से आपको ये देखो, ये जो ब्रॉड प्रेशर बैंडेज है इसको आपको बाइट के अराउंड क्या करना है, इस तरीके से स्प्रेड कर देना है एंकल पे। यू शुड नॉट बी एबल टू इजीली स्लाइड अ फिंगर बिटवीन द बैंडेज एंड द स्किन, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उस बैंडेज को उस वुंड के अराउंड आपको लेके जाना है, आपको हल्का सा इस तरीके से इसको लेके आएंगे। आपको क्या करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बैंडेज कितना करना है आपको, 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड आर प्रेफर्ड, इफ अनअवेलेबल यूज दी क्लोथिंग, अगर वहां पे नहीं है तो आपको क्लोथिंग यूज करनी है, और अदर मटेरियल फॉर्म इनटू द स्ट्राइप इफ पॉसिबल। ठीक है, इसका स्टेप 2 क्या है आपका। नेक्स्ट हम स्टेप 2 की बात करें तो इसमें सेकंड प्रेशर बैंडेज, आपको फिर सेकंड प्रेशर बैंडेज लगाना है, देखो पूरा, ताकि ये इमोबिलाइज ना हो, ताकि पेशेंट इसको मूवमेंट ना कर सके। अप्लाई करना है प्रेशर बैंडेज पे, स्टार्ट करना है कहाँ से बेटा, फिंगर और टोज ऑफ दी बिटन लिम्प, जहाँ से भी काटा है। कंटिन्यू अपवर्ड आपको कवर करना है एज मच एज दी लिम्प पॉसिबल, जितना आप ऊपर लेके जा सकते हो उतना आपको लेके जाना है। नो सेकंड बैंडेज अप्लाई, कोई सेकंड बैंडेज अप्लाई नहीं करना है। द इनिशियल बैंडेज टू फिंगर और टोज ऑफ दी बिटन लिम्प एंड वर्क अप टू दी लिम्प एज फार एज पॉसिबल, दूसरी आपको यूज नहीं करनी है। फिर हम स्टेप 3 की बात करते हैं। अगर मैं स्टेप 3 की बात करती हूँ तो इसमें क्या करना है, स्प्लिट करना है लिम्प को, ये देखो इस तरीके से आपको ये लगाना है ताकि ये इमोबिलाइज हो जाए। स्प्लिट, और उसके बाद स्प्लिट करना है लिम्प इंक्लूडिंग जॉइंट एंड ईदर साइड ऑफ द बाइट टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लिम्प, ताकि हम रिस्ट्रिक्ट करते बिल्कुल मूवमेंट ना हो पाए लिम्प के, और वो हमारी बॉडी में फैले ना, जब तक उसका एंटीवेनम आता नहीं है। ये मेडिकल केयर है, जब तक उसके एंटीवेनम नहीं आता है तब तक हम ये मेडिकल केयर दे सकते हैं। कीप द कैजुअलिटी एंड द लिम्प कंप्लीटली स्टिल, ब्रिंग ट्रांसपोर्ट टू अ कैजुअलिटी इफ पॉसिबल, गेट टू अ मेडिकल केयर अर्जेंटली, प्रेफर, इसको क्या करना है आपको, प्रेफर करना है कि आप एम्बुलेंस में इसको भेजें बिना मूवमेंट के। ये आपको घर में करना है ताकि जो पेशेंट का है जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचे वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि अगर सिस्टमिक स्प्रेड हो गया तो पेशेंट के लिए फिर क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। देखो नेक्स्ट है इसमें क्या आपको करना है, क्या आपको इसमें नहीं करना है। तो अगर मैं डोंट की बात करूँ, क्या करना है, टेक द पेशेंट टू अ
ट्रेंटिक एंड स्नेक चैम्बर फॉर ट्रीटमेंट, ये आपको नहीं करना है। शक द वुंड, वुंड को शक नहीं करना है। कट द वुंड, वुंड को कट भी नहीं करना है। एंड इस तरीके से आपको टाई नहीं करना है, देखो, क्योंकि अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक गई तो वो मुश्किल हो सकता है। बर्न, आपको जलाना भी नहीं है वुंड को। अप्लाई हर्बल प्लास्टिक, ये भी आपने नहीं करना क्या है, इमोबलाइज करना है अफेक्टेड लिम्ब को, तो आप इस तरीके से इमोबलाइज कर सकते हैं। अप्लाई करनी है बेसिक फर्स्ट एड, जैसे आप वॉश कर सकते हैं वुंड को विद सोप एंड वाटर। रश करना है पेशेंट को टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दैट कैन डिलीवर टेटनस टॉक्सॉइड, एंटीवेनम एंड इमरजेंसी केयर। एंटीवेनम एंड इमरजेंसी केयर आपको प्रोवाइड करनी है। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये हमने इसमें क्लियरली डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही है, क्योंकि स्लाइड में डिस्कस किया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको एक साथ बहुत सारी स्लाइड पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो जिसका नेक्स्ट पार्ट है, बाकी की जितनी भी है, जैसे फ्रैक्चर इसके अंदर आता है, पॉइजनिंग आता है, उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है। उसके बाद हमारा फर्स्ट एड कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट एड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि स्नेक बाइटिंग किससे कैसे आपको प्रिवेंट करना है, किसी पेशेंट को शॉक से कैसे, और बर्न से। तो 3 अभी हमने मेडिकल इमरजेंसीज पढ़ी, जिनका हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है या पेशेंट को केयर देनी है जब भी क्या हो रहा है, कोई भी कैजुअलिटी हो रही है, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ों को। तो अभी का हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड है क्या, सबसे पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसमें शॉक जो मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बर्न के बारे में डिस्कस किया और स्नेक बाइट। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी है आपका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी आपकी इमरजेंसी बचती है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको एंड करते हैं अभी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।